मैं आपको ये क्वेश्चन इसके लिहाज से करना चाहूँगा कि हमारे पब्लिक के जहनों में ये एक मिसकंसेप्शन है आई गेस के ये जो एथीज़म है ये 100 साल 150 साल पहले से ये हमारे सोसाइटी के अंदर परवान चढ़ा है। लेकिन जब कुरान का शायद मुताला किया जाए और पीछे हिस्ट्री में देखा जाए तो तकरीबन हर दौर के अंदर एथीस्ट मौजूद रहे हैं, लेकिन डिफरेंट नामों के साथ, डिफरेंट अंदाज के साथ। तो सबसे पहले आप हमें ये बतलाइए, क्या ये वाकई ही में हमारे नबी के दौर में भी एथीस्ट या एग्नोस्टिक लोग मौजूद थे? अगर थे तो उनमें और आज के एथीस्ट में फ़र्क क्या है? देखिए, एथियस्ट तो हर दौर में रहे हैं। कुरान ने जो तारुफ करवाया है ख़ास तौर पे फ़िरौन के हवाले से, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे अना रब्बुकुमुल आला, तो वो खुदा को नहीं मानता था, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको अल्लाह की तरफ दावत दी तो उसने अपने वज़ीर हामान से यही बात कही थी कि आप मेरे लिए एक महल बनाओ, उस महल के ऊपर चढ़ के फ़ातलिया इला इलाही मूसा, मैं आसमान में झांकूँ देखूँ मूसा के खुदा आसमानों में बैठा है कि नहीं बैठा है। तो बहरहाल ये कॉन्सेप्ट्स तो शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग थे, मतलब आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे जी। लेकिन ये है कि अब ये वायरस जो है ये जरसूमा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मतलब एक फैशन के तौर पे, ख़ास तौर पे हमारे जो जदीद तालीमी इदारे हैं जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं और साइंस वाइंस के नाम पे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो मिसकंसेप्शन, इग्नोरेंस और बिल्कुल बिल्कुल जहालत आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेख, सबसे पहले मतलब ये जो बात है, ये एक जो साउंड माइंड है या साउंड जहन रखने वाला बंदा ये बात मानने से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ये लगता है कि खुदा है नहीं है, खुदा का वजूद नहीं हो सकता। तो एथीज़म जो एक इन्फॉर्मेशन जो फैलाते हैं अपनी बहुत ज़्यादा कि ये कायनात एक ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत चल रही है, हमें नहीं पता उससे पहले क्या था, ना ही हमें जानने की कोई ज़रूरत है। खुदा या कायनात ये सब कुछ एक डिल्यूजन है, एक माइंड की हेलुसिनेशन है। लोगों ने अपने जहनों से एक अजम्पशंस कर ली है कि कोई है, अब पता नहीं वो है कि नहीं है, इसलिए इनकार करनी बेहतर है, फोकस करो इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया के मामलात के ऊपर। तो ये इतनी बड़ी बात कह कैसे देते हैं कि खुदा इस कायनात का या कोई गॉड या क्रिएटर है नहीं। हालांकि 23 तहजीबों गुजर चुकी हैं, उनमें किसी ने भी, बड़े बड़े फिलोसफर्स गुजरे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा खुदा नहीं है, उसके ऊपर बहस ज़रूर की है, लेकिन किसी ने यही नहीं कहा खुदा नहीं है। तो ये इनका आर्गूमेंट ये कैसे करते हैं कि खुदा या कोई क्रिएटर इस कायनात का मौजूद नहीं है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसान इतना मजबूर है या इंसान की अल्लाह ताला ने साख्त ऐसी बनाई है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्रिएटर का इनकार कर सके। मतलब वो उसके मुगालता है कि वो क्रिएटर जो है वो कहता है कि क्रिएटर नहीं है, खालिक नहीं है जी। वो मुगालतों का शिकार है, चाहे बड़े से बड़ा साइंटिस्ट क्यों है। इवन कि अभी हमने फ़िरौन की बात की, फ़िरौन भी क्रिएटर मान रहा है, किसको? अना रब्बुकुमुल आला जी, खुद भी कह रहा है खुदा है जी, ठीक है। तो एथीइज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई भी क्रिएटर नहीं है, कोई भी खुदा नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं रहा, हिस्ट्री में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ठीक है। हाँ, खुदा के कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ रहे हैं, क्रिश्चियंस का खुदा और था आप कह सकते हैं, ठीक है, हिंदुओं का खुदा और है, फ़लसफियों का खुदा कुछ और था। अरस्तू ने जिस खुदा का तारुफ करवाया कि वो काज है, इल्लतुल इलल है, प्राइम मूवर है या जो भी है, लेकिन यह है कि एक कॉन्सेप्ट को फिर भी मानता था वो क्रिएटर को, आप ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ खालिक, क्रिएटर मतलब कोई जो है वो ऐसी चीज़ है, मतलब जहाँ से इस कायनात की बिगिनिंग हुई है, ओरिजिन बिल्कुल खुदा है इस माने। तो मतलब साइंस के बारे में या साइंटिस्ट के बारे में ये गुमान करना, ख़ास तौर पे ख़ुद एथीस्टों का ये कहना कि हम खुदा को नहीं मानते, ये उनकी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। वो क्रिएटर को मानते हैं, बिल्कुल खालिक को मानते हैं। मतलब एक दो कोटेशंस अगर मैं इस किताब में से पेश करूं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ अब जो सबसे एक बड़ा नाम है आइंस्टाइन के बाद स्टीवन हॉकिंग का जी, थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर जी। और एक जगह मैं कहीं पे कोई सर्वे पढ़ रहा था कि इनकी जो लेटेस्ट किताब है 2012 में आई है, द ग्रैंड डिज़ाइन, तो वो उसके कोई 1 अरब से ज़्यादा नुस्खे दुनिया में पब्लिश हुई, 1 बिलियन से ज़्यादा। तो मतलब उस बंदे का इन्फ्लुएंस आप देख लें, मतलब। और आम तौर पे परसेप्शन यही है कि वो बहुत, चले सबसे बड़ा नाम ना हो आइंस्टाइन के बाद, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम जी। और द ग्रैंड डिज़ाइन कहा जाता है कि इंसान ने जो साइंस में जो कुछ आज तक सोचा है तो ये उसकी मेराज है, ठीक है। तो ये द ग्रैंड डिज़ाइन में ये स्टीवन हॉकिंग साहब कह रहे हैं, उसकी उनकी एक कोटेशन है जी, ज़रूर। अब वो मतलब स्टीवन हॉकिंग खुद भी कहता है कि मैं एथीस्ट हूँ, उनके ऊपर खैर एक मूवी भी आ चुकी है जी, बिल्कुल, और परसेप्शन भी यही है कि वो एथीस्ट है जी। लेकिन ज़रा उनके टेक्स्ट का आप एनालिसिस करें कि वो किस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि वो कहते हैं हम क्रिएटर को नहीं मानते, लेकिन वो क्रिएटर को मान रहे हैं। तो ये स्टीवन हॉकिंग साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि वी विल डिस्क्राइब हाउ एम थ्योरी मे ऑफर आंसर्स टू द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन। हम ये बताएंगे अभी आपको कि एम थ्योरी जो है वो आपको
बतलाती है कि क्रिएशन कैसे हुई है। मतलब मजहब तो बता रहे हैं कि खुदा ने पैदा किया, आदम को पैदा किया, हवा को पैदा किया, जन्नत में रखा, फिर दुनिया में भेज दिया, ज़मीन और आसमान को 6 दिनों में बना दिया। तो हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है कि इंसान कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, कहाँ से टपक गया, बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, मार्स से आ गया, कहाँ से आ गया? बिल्कुल। अगर रिलीजन को नहीं मानते, खुदा नहीं है, क्रिएटर नहीं है, तो कहाँ से आ गया? तो वो कहते हैं कि हमारे पास इसका जवाब है, वो एम थ्योरी की सूरत में। अब आगे वो चल के ये बात कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम थ्योरी आवर इज नॉट द ओनली यूनिवर्स। ये सिर्फ ये यूनिवर्स नहीं है, अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, ठीक है। इंस्टेड एम थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट अ ग्रेट मेनी यूनिवर्सेस वर क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। नथिंग से ये बहुत सारी यूनिवर्सेस जो है वो बन गई, वजूद में आ गई। चलें यहाँ तक चलते जाएं। Their creation does not regard the intervention of some supernatural being or God। कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई किसी खुदा के दरमियान में कोई वो उसमें मुदाखलत नहीं। Rather, these multiple universes arise naturally from physical law। ये यूनिवर्सेस कैसे वजूद में आई, कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं? फिजिकल लॉज की बुनियाद। तो बेसिकली उनके नज़दीक लॉज ऑफ नेचर इस कायनात के, इस यूनिवर्स के क्रिएटर है, खालिक है। इस बात को बहुत अच्छे अंदाज में रिचर्ड डॉकिंस ने बयान किया, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। विलियम पहले जो है एक ईसाई स्कॉलर था, क्रिश्चियन स्कॉलर था। विलियम पहले का जो टाइम पीरियड है ये 1805 में इसकी वफात हुई, 1805। तो उस डेविड ह्यूम एक बहुत बड़ा एथियस्ट था, का फलसफी भी था। तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब एथियज्म को रवाज दिया। विलियम पहले ने उसके जवाब में, डेविड ह्यूम के जवाब में एक किताब लिखी थी, नेचुरल थियोलॉजी और एविडेंसेस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाइटी। तो इस किताब में उसने एक दलील दी, वो दलील बहुत मारूफ हुई। मतलब ये किताब इतनी मारूफ हुई कि 1920 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निसाब में रही। और 1972 में जो पोप था चर्च में, उसका क्या मुकाम है क्रिश्चियनिटी में? यूरोप का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, फिर पोप का क्या मुकाम है? तो पोप ने कहा था कि ये ईसाईयत की किताब है, इसकी किताब को। उसकी जो बेसिक जो आर्गूमेंट था विलियम पहले का खुदा के वजूद के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, उसको कहते हैं वॉच मेकर एनालॉजी। वॉच मेकर एनालॉजी जी, वॉच मेकर एनालॉजी जी। तो वॉच मेकर एनालॉजी ये थी कि जब कोई घड़ी हमारे सामने आती है जी, तो वो घड़ी के अंदर स्प्रिंग है, बिल्कुल जो कुछ भी है, पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है। तो घड़ी देख के कभी हमारे ज़हन में नहीं आता जी कि ये खुद से बन गई होगी, कि कचरे का कोई ढेर है, कोई आयरन के रफ पीसेस पड़े हैं, हवा चली है, वो रिफाइन अंदाज में इस अंदाज से मूव हुई है हवा कि वो घड़ी बन गई, वो घड़ी बन गई। ऐसे ना मुमकिन, ये इंसान इसको कबूल नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए उसके ज़हन में फौरन कॉन्सेप्ट रहता है घड़ी साज का, वो वॉच मेकर होगा। इसी तरह कहते हैं कि एक टेलीस्कोप देख के हमारे जहन में फौरन ये बात नहीं आती कि ये खुद से बन गई है। तो ये जो कायनाती घड़ी है, यूनिवर्स के अंदर भी एक घड़ी चल रही है, एक लॉज के मुताबिक चल रही है, फिजिकल लॉज, बिल्कुल जैसे घड़ी एक लॉज के साथ चल रही है। बिल्कुल एक वक्त पे तुलू हो रहा है चांद, एक वक्त पे जो है वो गुरूब हो रहा है। ये एक पूरा एक निज़ाम एक वक्त के तहत चल रहा है। वो वक्त आप दरमियान में से टाइम निकाल दें तो ये सब दरम बरम हो जाएगा। बिल्कुल टाइम की वजह से ही तो ये सब मतलब अपने अपने आर्बिट्स में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब वो ये कहते थे कि ये कायनाती घड़ी इतनी पेचीदा है इस सादा घड़ी के मुकाबले में, तो उसके बारे में जहन कैसे कबूल कर सकता है कि वो खुद से वजूद में आ गई। इसी तरह से टेलीस्कोप जो है हमारा जहन कबूल नहीं करता, कि हमारा दिमाग डाइजेस्ट नहीं करता कि वो खुद से वजूद में आ जाए। तो एक आंख जो है जो टेलीस्कोप से हज़ारों गुना ज़्यादा पेचीदा और कम्प्लेक्स है अपने निज़ाम में, अपने सिस्टम में, तो वो कैसे खुद से वजूद में आ सकता है। इसको रिचर्ड डॉकिंस ने इसका जवाब दिया। मतलब जितने भी एथियस्ट आए हैं उन्होंने इस किताब का बेसिकली इसको एड्रेस किया, क्योंकि इसको एड्रेस किए बगैर वो आगे बढ़ नहीं। किताब इतनी वाइड स्प्रेड हो गई थी, इतनी वाइड, और इसको इतना जो है वो यानी कि परफेक्ट रिप्लाई के तौर पे ले रहे थे एक रीजन के लिए, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव रिप्लाई फॉर इट। डार्विन ने भी जवाब दिया, डार्विन भी जवाब दिया इसको, इस बुकलेट का या इसके बेसिक आर्गूमेंट का। अब जरा इनका आप जवाब सुने उसमें रिचर्ड डॉकिंस का। रिचर्ड डॉकिंस बेसिकली इस वक्त जो एथियस्ट की जो मूव है, इंटरनेशनल मूव, उसमें से एक बहुत बड़ा मेन आदमी है, मेन मेंबर्स के अंदर आता है। सैम हारिस है, और इसी तरह से कुछ और कार्ल सगां था जी, और इसी तरह से 2-4 और नाम है, क्राउस वगैरह हैं। अब ये इनकी किताब है अच्छा किताब का नाम देखें, अजीब है, द ब्लाइंड वॉच मेकर। यानी वो वॉच मेकर का इनकार नहीं कर रहे जी, बिल्कुल ठीक है।
वो क्या कह रहे हैं? ब्लाइंड वॉच मेकर, ब्लाइंड वॉच, अंधा। ये मुमकिन नहीं है कि आप कहें कोई वॉच मेकर नहीं। हम कहते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि रिलीजियस पीपल ये कहते हैं, मजहबी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारा खुदा समी बसीर हकीम है जी, देखने वाला, सुनने वाला, हिकमत वाला। वो कह रहे हैं कि क्रिएटर हम भी मान है लेकिन अंधा बहरा है। तो बात यह है कि अब कॉमन सेंस किसके अंदर ज्यादा है? यहाँ तो तुम क्रिएटर मानते ही नहीं, क्रिएटर तो तुम भी मान रहे हो। अंधा बहरा खुदा जो है वो ज्यादा परफेक्ट कायनात बना सकता है या देखने वाला और सुनने वाला? बिल्कुल। अब इसकी कोटेशन की तरफ हम जाते हैं। अब ये उसको पहले इसको जो है वो पहले आर्गुमेंट इज मेड विद पैशनेट सिंसियरिटी एंड इज इन्फॉर्म्ड बाय द बेस्ट बायोलॉजिकल स्कॉलरशिप ऑफ हिज डे। कहते हैं उसके दौर की जो साइंस थी उसके एतबार से उसका आर्गूमेंट बड़ा अच्छा था। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, बायोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हम उससे बेहतर रिप्लाई कर सकते हैं, बेहतर रिप्लाई कर सकते बिकॉज वी एडवांस नाउ। हाँ, तो अब वो कहता है कि ऑल अपीयरेंसेस टू द कंट्रेरी द ओनली वॉच मेकर इन नेचर इज द ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ फिजिक्स। वॉच मेकर तो है, उसका तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ फिजिक्स है। वो तुम्हारा खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं कि वो जो 7 आसमानों के ऊपर अर्श पे बैठा हुआ है। मतलब बेसिकली ये लोग बाइबल के खुदा का इनकार कर रहे हैं, ये इस्लाम के खुदा का इनकार कर रहे हैं। इनकी किस्मत में ही नहीं है, तकदीर में नहीं है कि ये खुदा का इनकार कर सके। मतलब खुदा का इनके साथ मजाक देखें, मतलब खुदा का इनके साथ मजाक देखें कि ये बेचारे इस काबिल ही नहीं है कि क्रिएटर का इनकार कर सकते, खालिक का इनकार कर सकते। वो खुदा का इनकार करने के बाद जो है, मतलब एक हकीम और बसीर और समी खुदा का इनकार करने के बाद एक अंधे बहरे खुदा की उन्होंने जो है वो टांगे पकड़ ली हैं। भाई तू हमारा जो है वो सब कुछ है, तूने हमें पैदा किया। अब आगे चल के ये यही हिसाब लिख रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से ये सब कुछ वजूद में है। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? द ब्लाइंड अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोसेस विच डार्विन डिस्कवर्ड एंड विच वी now know is the explanation of the existence and apparently purposeful form of all life has no purpose in mind। ये नेचुरल सिलेक्शन जो है कोई उसका दिमाग भी नहीं है। मेरी बात है, उसका दिमाग क्या होना है? वो तो अंदर मैटर है, ठीक। तो मैटर को वो जो है वो खालिक मान रहे हैं, वो क्रिएटर मान रहे हैं। तो आखिरी उसकी जो अल्फाज है, खैर लंबी चौड़ी उसने गुफ्तगू की है जी। इफ इट कैन बी सेड टू प्ले द रोल ऑफ वॉच मेकर इन नेचर, इट इज द ब्लाइंड वॉच मेकर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस कायनात में किसी वॉच मेकर का रोल है, तो वो ब्लाइंड वॉच मेकर है, वो कोई सुनने वाला, देखने वाला नहीं। यानी कि अगर एक कंक्लूजन के लिहाज से बात की जाए तो आप ये कह रहे हैं कि वो ही कहते हैं चलो अगर है भी कोई, तो वो ब्लाइंड है, उसने बनू के बस साइड पे हो गया, लेकिन अब उसकी कोई इंटरवेंशन नहीं है कायनात के अंदर। क्या इंटरवेंशन नहीं है? वो ये नहीं कहते कि है भी, वो कहते हैं है। फिजिकल लॉज, फिजिकल लॉज ने, लॉज ऑफ नेचर्स ने इस कायनात को क्रिएट किया। क्रिएटर कौन है? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना जी, ठीक है। यही जवाब है कि लॉज ऑफ नेचर्स, फिजिकल लॉज। अब फिजिकल लॉज क्या है? वो ब्लाइंड है। दिस एक्चुअली ये बड़ी ह्यूज रेवलेशन है एक्चुअली, बिकॉज एक नॉर्मल जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है कि एथीज आर पीपल हु डोंट बिलीव इन गॉड, ऑल्सो दे बिलीव देयर इज नो क्रिएटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारी एग्जिस्टेंस का कोई क्रिएटर नहीं है, कोई खालिक नहीं है, लेकिन आप इन टेक्स्ट से या शेख की गुफ्तगू से आपको ये पता चला है कि कोई क्रिएटर है। और ख़ासतौर पे अभी आपने एक बात की स्टीफन हॉकिंग की कि जो एम थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस कायनात का वजूद किस तरह में आया। तो आखिर में आप ये इस एपिसोड के आखिर में आप ये ज़रूर बतलाइए हमारी ऑडियंस को कि एम थ्योरी इससे क्या मुराद है, एक आम ज़बान के अंदर बताया जाए तो ये एम थ्योरी क्या है जिससे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि खुदा है या नहीं है। बेसिकली देखें, अभी जितनी भी एडवांसमेंट हो रही है ज़्यादातर तो थियोरेटिकल फिजिक्स में हो रही है जी। फिजिक्स साइंस का एक डिसिप्लिन है, फिर फिजिक्स में एक थियोरेटिकल फिजिक्स है। फिजिक्स के 2 मेजर डिसिप्लिन हैं इस वक्त, क्वांटम फिजिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जी। तो क्वांटम फिजिक्स बेसिकली जो है वो इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर बेसिकली 4 किस्म की फोर्सेस काम कर रहे हैं। ओके ठीक। उनमें से 3 जो है वो माइक्रो लेवल पर हैं, ओके, सब एटॉमिक लेवल पर, एटम के लेवल पर है। वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये 3 फोर्सेस है। ये क्वांटम फिजिक्स का मैदान है। ओके। एक मैक्रो लेवल है, यूनिवर्स के लेवल पे, यानी कायनात, एटम के अंदर भी तो पूरी कायनात है ना, यूनिवर्स है। अब तो मतलब कहाँ तक वो पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस था, फिर आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो अब तो उसके अंदर भी जा रहे हैं। एक वैक्यूम है बहुत बड़ा, फिर आगे जाके एक और चीज डिस्कवर, कहते हैं क्वार्क्स तक पहुंच चुके। बिल्कुल ठीक है। तो उससे आगे भी बातें हो रही हैं। तो गॉड पार्टिकल की भी तलाश में है जो खुद भी सन के अंदर हो।
तो सब एटॉमिक लेवल पे भी बहुत रिसर्च हो रही है। तो बेसिकली ये 3 फोर्सेस थी। चौथी फोर्स थी जो मैक्रो लेवल पर है यूनिवर्स के अंदर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारा हमारा कायनात का निज़ाम, सोलर सिस्टम, ये सब कुछ चल रहा है, गैलेक्सीज हैं। तो अब वो ये चाह रहे हैं कि हम इन चारों फोर्सेस को यूनाइट कर दें। कुछ ऐसी थ्योरी बना दें कि जिससे ये चारों फोर्सेस जो है वो उसको हम किसी एक इक्वेशन से डिफाइन कर दें। उसको कभी जो है वो एम थ्योरी कहा जाता है। एम डिफाइन, कुछ लोग कहते हैं कि एम से मुराद मास्टर थ्योरी है, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है, या इसको थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जाता है जी। स्टीवन हॉकिंग ने, जो उसकी मूवी भी आई है स्टीवन हॉकिंग, इसी नाम से, स्टीवन हॉकिंग की जो किताब है द ग्रैंड डिजाइन, उसमें उसने इसका जिक्र भी किया, थ्योरी ऑफ, मतलब हर चीज को हम डिफाइन कर देंगे, एक थ्योरी से हम डिफाइन कर सकते हैं, हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि बेसिकली क्वांटम फिजिक्स और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये दोनों फिजिक्स के डिसिप्लिन हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ठीक। तो अब वो चाहते हैं कि हम इनको जमा कर दें, यूनाइट कर दें। उसके लिए जो है वो ये स्ट्रिंग थ्योरी भी इसको कह देते हैं, ये एम थ्योरी लेके आना चाह रहे हैं। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं एम थ्योरी अभी आई नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, और उसके जरिए हम एक्सप्लेन कर देंगे कि पूरी कायनात और उसके अंदर होने वाले सारे काम किस तरह। हाँ, अब तक जो मतलब थ्योरेटिकल काम हुआ है उसके मुताबिक कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इसमें 10 डायमेंशन का जिक्र है, कुछ कह रहे हैं कि इसमें जो है वो 11 डायमेंशन का जिक्र, मतलब अभी तक हम लोग 4 डायमेंशन से वाकिफ जी हैं, एक्स वाई जी, ठीक है, कि मैं मतलब 3D हूँ जी, मेरी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक गहराई है। दुनिया के अंदर ये चीज़ें जो है वो मकान जो है, जो स्पेस है वो 3 डायमेंशन। 4 डायमेंशन जो है वो आइंस्टाइन के काम की वजह से खास तौर पे इंट्रोड्यूस हुई, टाइम को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत मिली। तो अब ये बात आ रही है कि नहीं, मकान की जो है वो डायमेंशंस 3 नहीं है, 10 तक है। तो ये जो बाकी डायमेंशन है ये बहुत कोई माइक्रो लेवल पर हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन थियोरेटिकल काम अभी तक इस पे हो रहा है, कोई एक आइडिया है बस। अब देखें, उसको क्वांटम ग्रेविटी भी कह देते हैं बाज़ औक़ात, थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी भी कह देते हैं। मतलब आप ग्रेविटी को और क्वांटम फिजिक्स को मिला के आप एक नई थ्योरी जो है वो बनाना चाहें, ये बेसिकली हम थ्योरी